नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मातृभाषा में किताबें ना होना भी बड़ी चुनौती थी। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। अपने संदेशों में
मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। तो वहीं बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन प्रेरणा केंद्र में काशीराम की प्रतिमा पर मायावती ने माल्यार्पण किया, साथ ही अपना संबोधन भी दिया। क्या कुछ कहा मायावती ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पर वैली में कश्मीर वगैरह वहां तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो नीचे जो जम्मू का एरिया थोड़ा सेफ है, सुरक्षित है, तो वो 25-30 सीटों पर हमारे लोगों ने हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पार्टी की बात आगे बढ़े, और हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं जम्मू रीजन में, और वहां पर हमारे लोगों को वोट पड़ा है। सीट तो नहीं निकाल पाए, कुछ सीटों पर अच्छा खासा वोट मिला है। इन सभी की जितनी भी इन वर्कर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए, जैसे हमने इनेलो से हरियाणा में अलायंस किया तो हमें जाट समाज का वोट मिला ही नहीं बीजेपी को हराने के लिए, या बीजेपी को सत्ता में बीजेपी वापस ना आए तो जाट वोट एक तरफा तो वो कांग्रेस को चला गया। तो बीएसपी के कैंडिडेट को केवल दलितों का वोट ही पड़ के रह गया। यदि वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता तो हमारी कुछ सीटें जरूर निकल आती, लेकिन जाट समाज का वोट वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए वो कांग्रेस को चला गया। और वैसे भी जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है। उनकी जातिवादी सोच काफी उत्तर प्रदेश में जाट समाज की बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो उनकी जो मानसिकता है दलितों के मामले में, तो वो भी अभी पूरे तौर से परिवर्तित नहीं हुई है। और यूपी में हुई है, हमारे एमएलए भी बने हैं, और जब मेरी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की, तो वहां पर हमने जाट समाज के कई लोगों को मंत्री आदि भी बनाया है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीतें, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है खास तौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है। इसलिए अभी से ही हमें या अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही होने वाले, महाराष्ट्र में भी होंगे वैसे तो चुनाव, और झारखंड में भी होंगे, हम इन तीनों स्थानों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। तो खास तौर से क्योंकि मैं दिल्ली में प्रेस ले रही हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मान्यवर श्री कांशीराम जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ मान्यवर कांशीराम जी की अस्थियां हैं। उनके आदर सम्मान में यादगार में ये स्थल बना हुआ है। तो जब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ। तो इसलिए जब मैं इधर आई हूँ तो मैंने सोचा मीडिया के लोगों से बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है, तो दिल्ली के मीडिया के लोग नाराज ना हो जाए कि बहन जी हमें महत्व नहीं देती है। तो मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी बाइट दे दूं। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उन्होंने तंज कसा। ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे। अब हरियाणा में चुनाव हारने के बाद उनके लिए ईवीएम को दोष देना आसान है। आप ईवीएम की वजह से जीतते हैं और जब आप हारते हैं तो ऐसा कहते हैं। मेरा मानना है कि ईवीएम को दोष देना गलत। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी से। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों से उबर भी नहीं पाई थी कांग्रेस को, अब सपा ने झटका दे डाला है। हरियाणा के नतीजे ने सिर्फ हरियाणा में ही असर नहीं डाला है, बल्कि यूपी की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। कांग्रेस के उत्साह को कम किया तो वहीं कुछ रिश्तों के असली चेहरे भी सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव के नतीजों से यूपी की हवा क्या बदल गई है? सियासी फिजाओं पर हरियाणा चुनाव का क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस का उत्साह धरातल पर आकर गिर गया है, तो वहीं सपा गठबंधन धर्म को भुला बैठी है। सीएम योगी का कमाल कुछ ऐसा हुआ कि हाथ के छाप को मिटाकर कमल तीसरी बार हरियाणा में खिल गया। तो वहीं हाथी की चाल नजर नहीं आई और चंद्रशेखर की केतली भी कमाल नहीं कर पाई। मायावती और चंद्रशेखर रावण की सियासत रसातल पर समा गई। दलित वोटर ठगा हुआ दिखता नजर आया है। इस हार के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस का मनोबल चूर चूर हुआ है। वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जी हां, 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सियासी पंडित ही नहीं, सियासत के चाणक्य भी हैरान हो चक्के रह गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हार का ठीकरा जाट वोटरों पर फोड़ा, तो कांग्रेस हरियाणा की हार से हैरान परेशान है। वैसे चुनाव के दौरान कांग्रेस एक तरफा जीत का दम भर रही थी। समाजवादी पार्टी भी बिना हिस्सेदारी के बेमन कांग्रेस को समर्थन कर रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती और जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण गठबंधन कर दलितों का बड़ा नेता बनने की होड़ में थे। लेकिन नतीजे आए तो न सिर्फ
कांग्रेस का सपना टूटा, बल्कि मायावती और चंद्रशेखर का दिल भी चूर चूर हो गया। वहीं अंदर की खबर ये है कि अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हार से मन ही मन गदगद है। शायद यही वजह है कि जो अखिलेश यादव ने उपचुनाव की 10 सीटों में 6 पर प्रत्याशियों का ऐलान भी अब कर डाला है। जी, सपा की 6 सीटों का ऐलान 10 में से हो चुका है। वहीं हरियाणा चुनाव से यूपी की सियासत में अगर किसी का सबसे ज्यादा भोकाल टाइट हुआ तो वो कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तमाम दावे और विश्लेषक हरियाणा में हारती दिख रही भाजपा की प्रचंड जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं वाले बयान को कोड करके चल रहे हैं। जी हाँ, ये नारा अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस का आत्ममंथन चल रहा है। ऐसे में हरियाणा चुनाव का यूपी उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा या सपा और कांग्रेस में होगी रार, या फिर सीएम योगी का झंडा रहेगा बरकरार? हरियाणा के चुनाव से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में है। सीटों की स्थिति को लेकर भी चर्चा चल रही है। हरियाणा के चुनाव को सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव को लूटतंत्र के सहारे छीनने का काम किया है, सत्ता को हथियाया है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हरियाणा का पूरा जनादेश कांग्रेस पार्टी के प्रति था। 10-10 राउंड की वोटिंग के बावजूद, काउंटिंग होने के बावजूद पीछे आंकड़े किए जा रहे थे। तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी इस संविधान की रोज हत्या करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, लोगों के दिए गए जनादेश की हत्या करती है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। यह स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में बम बम कर रहे हैं। हिंदुत्व का चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 सीटों पर प्रचार किया और 9 सीटों पर कमल खिला दिया। सीएम योगी के ट्रैक रिकॉर्ड से साफ है कि उनका जलवा आज भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा से हाल ही में सपा प्रत्याशी घोषित हुए तेज प्रताप यादव से इंडिया वॉइस के संवाददाता मुकेश कुमार ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि करहल समाजवाद का एक बड़ा गढ़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जिताएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। करहल सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से करहल विधानसभा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तेज प्रताप जी साथ में हैं। उनसे जानेंगे आखिर जो समाजवादी पार्टी का जो सीट है वो कई सालों से समाजवादी पार्टी के खाते में आती रही है और आगे भी आएगी। क्या किन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच आ रहे हैं? संसद जी, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, घोषित किया है। 6 प्रत्याशी पूरी यूपी में जो 10 सीटों पर होना है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की चुनाव की नीतियां तैयारी है पार्टी की? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है और उस जिम्मेदारी पे पूरी तरह से खरा उतरने का मेरा प्रयास रहेगा। और चूंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ मैं कई सालों से एक सांसद के रूप में, उसके बाद भी जब नेता सांसद थे तो मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला। और करहल जो है घर जैसा हम लोगों का जो संबंध है लोगों से, कई पीढ़ियों के संबंध है और आना जाना लगातार उनके सुख दुख में रहता है। और इस चुनाव में जनता का जिस तरीके से रुझान है, जो लोग से बात होती है, मुझे लगता है कि बड़े अंतर के साथ में समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का सबसे महत्व जो है सबसे ज्यादा रहा है। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां वो हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दांगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं सिंघम अवतार में नजर आई कलेक्टर की। किस्सा राजस्थान के बाड़मेर जिले का है, जहां बुधवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देश पर पुलिस टीम ने फिल्मी स्टाइल में एक स्पा सेंटर का दरवाजा तोड़ा और मौके से 2 युवक और 4 युवतियों को डिटेन किया। युवतियों को कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी मौजूद रही। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार सुबह बाड़मेर शहर में नमो बाड़मेर अभियान के तहत चल रहे श्रमदान का काम चल रहा था। उस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी सफाई कार्य का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान चामुंडा चौराहे के पास एक स्पा सेंटर के आगे प्रशासनिक का अमला पहुंचा। उन्हें देखकर स्पा संचालकों ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। शक के आधार पर प्रशासनिक अमला स्पा सेंटर पर पहुंचकर और गेट खोलने को कहा। जब संचालक ने गेट नहीं खोला तो स्पा सेंटर का गेट तोड़कर तलाशी ली गई। इस दौरान एक कमरे से 2 युवक और 4 युवतियां मिली, जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर कोतवाली थाने लेकर गई। तो रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के करहिया की घटना ये है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी अपनी ही स्कॉट की गाड़ी से टकरा गई और हादसे में मंत्री को मामूली चोट भी आई और प्रतापगढ़ अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इलाज करवाया और इसके बाद फिर उनका जो काफिला था वो रवाना हुआ। तो स्कॉट की गाड़ी जो है वो आपस में ही टकराई और जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जो है निषाद को मामूली चोटें आई और इसके बाद फिर उन्होंने प्रतापगढ़ अस्पताल को गए और फिर इसके बाद उन्होंने खुद का इलाज करवाया और इसके बाद फिर जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ा। तो हादसे में मंत्री जी को हल्की फुल्की चोटें आई और
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के देहली गेट थाना इलाके में एफडीए टीम और इलाका पुलिस की कार्रवाई देखी गई। दरअसल मुंबई से आई फॉर्चून कंपनी की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें नकली फॉर्चून रिफाइंड के भारी मात्रा में 1 लीटर वाले पैकेट बरामद किए गए। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।